बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये रसायन विज्ञान की भाषा का है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का इंटर परिवर्तन का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि विद्युत रसायन के जो इस चैप्टर को पढ़ने के फायदे क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं, क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं, इसको हम पहले समझते हैं। तो अनुप्रयोग यूज पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसमें हमारा इंटरेस्ट, रुचि हमारी बढ़ेगी। तो जितने भी हमारे फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, आईपैड हैं, या ये कहें कि अभी इलेक्ट्रिक कार आने वाली है, उसकी जो बैटरी है, उन सब में हमारे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगाए जाते हैं। ठीक होगी। इसके अलावा फ़ोन की जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग हो रही है आजकल, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक प्लेट होती है। उस प्लेट में हम फ़ोन रखते हैं और वो चार्ज होती है। इसके अलावा जो हमारा पेस मेकर हार्ट को पंप करने हेतु लगाया जाता है, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगाए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी धातु में किसी अन्य धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इससे धातु आकर्षक दिखता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण यौगिकों का उत्पादन और धातुओं का जो शोधन होते हैं, धातुओं के शोधन आदि में जितने यहाँ ड्राई सेल हैं, जो हमारे छोटे पेंसिल सेल रिमोट में लग रहे हैं, रेडियो में लग रहे हैं, ठीक है, इन जगहों में सेल जो यूज हो रहे हैं, वो भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल हैं। तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये सब पढ़ने से पहले कुछ टर्म हैं जिनको हम समझना चाहेंगे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो पहला तो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसको हम समझ लेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जो अपने आप नहीं होती, स्वतः नहीं होती, इसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमें एक्सटर्नल फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगाना होता है, जिसके कारण वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः होने वाली प्रक्रिया और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः न होने वाली प्रक्रिया। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जो हम दैनिक जीवन में हमारा एग्जाम्पल है, इसको डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, ये वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई हमारी ऊपर टैंक में, ये हमारा ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर हम टैंक रखा हुआ है। ठीक है ना, ये ऊंचाई पर हमने टैंक रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, जब ऊंचाई पर हमें पानी चढ़ाना होता है टैंक में, ये अपने आप जो है नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ेगा। जो अपने घर में पानी भरते हैं टंकी में, पंप लगाना पड़ेगा। पंप के जरिए पानी यहाँ पर जाएगा। तो ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब टैंक में जब पानी भर जाता है, उसके बाद जो यहाँ से पानी का जो आना है, पानी का जो प्रवाह है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये स्वतः पानी जो है नीचे आता है। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हमारे एग्जाम्पल, दैनिक जीवन में होने वाला एग्जाम्पल है। इस प्रकार कई सारे ऐसे हमारे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो स्पॉन्टेनियस होती है, जो अपने आप होती हैं, उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जो अपने आप नहीं होती हैं, उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास
ए से बी में कोई परिवर्तन हो रहा है, यदि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पर एक C to D है, यदि ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करने का, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर कुछ हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या होगा यहाँ पर, केमिकल चेंज होगा, और ये केमिकल चेंज से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल चेंज में परिवर्तन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिकल चेंज का जो इंटर परिवर्तन जो होने वाला है यहाँ पर, उसकी हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस होगा वो भी एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा उसके भी एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे। उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं उनको भी हम देखेंगे। तो जो चैप्टर को समझने के लिए कुछ और टर्म हैं, अभी भी कुछ टर्मिनोलॉजी की ही बात करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ हमें बातें समझनी है जो 11th क्लास में पढ़ी थी। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सब क्या होते हैं, इसका हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या, कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, वो संख्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये ऑक्सीकरण संख्या उदासीन परमाणु जैसे H2, Na, Mg और Cl की शून्य होती है, जबकि आवेशित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। जैसे Cl नेगेटिव की -1, Mg2 पॉजिटिव +2, Zn2 पॉजिटिव +2, Al3 पॉजिटिव की +3। तो इस प्रकार हम ऑक्सीकरण संख्या को समझते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ। अब हम ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। इसमें तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोता है, लूज करता है, और इस प्रकार उसकी ऑक्सीजन संख्या बढ़ जाती है, जिसे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक की ऑक्सीजन संख्या Zn से Zn+2 हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खोए हैं। तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीजन संख्या 0 है क्योंकि उदासीन है, और यहाँ पर इसमें आवेश +2 का है, तो +2 इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन संख्या। तो यह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ऑक्सीजन कहला रही है, और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में। दूसरा अपचयन, इसकी जस्ट रिवर्स प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। इसमें वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या में कमी आती है, जैसे +2 से 0 हो रहा है, जिसे आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। यानी कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और इसमें ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, इसमें ऑक्सीजन संख्या कम हो रही है। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है समझ लिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया और अपचयन प्रक्रिया को समझ लिया। इस चैप्टर में इन सबको हम इन सब के साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हम विद्युत अपघट्य के बारे में समझेंगे। यह एक ऐसा आयनिक चालक होता है जिसमें गतिमान आयन होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन मूविंग कंडीशन में होते हैं। इनको ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। आयनिक चालक जिसमें गतिमान आयन होते हैं, इसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, बताने से पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ताकि आप इसे कॉपी करें तो आपको आसान हो। किसी विद्युत अपघटनीय सुचालक के संपर्क में रखा गया धातु सुचालक इलेक्ट्रोड कहलाता है। यह एक पेंसिल नुमा होता है, जैसे माना पेन, जैसे पेन आपको दिखाई दे रही है, इसी आकार में होता है। इसको हम किसी विद्युत अपघट्य में डिप कर देते हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जिसके कारण वह कार्य करने लगता है। इसको देखेंगे आगे, इस कितने प्रकार के होते हैं और क्या इसकी फंक्शनिंग है। ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी एनोड कहलाएगा, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें अपचयन प्रक्रिया होगी कैथोड कहलाएगा। एनोड और कैथोड को हम समझ गए हैं। इसके अलावा
इलेक्ट्रोड दो और प्रकार के हो सकते हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के साथ साथ रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, सक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। अधिकतर इलेक्ट्रोड सक्रिय होते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम का और गोल्ड का, प्लेटिनम एंड गोल्ड से बने इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान करते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोड समझ लिया है, इलेक्ट्रोड एनोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड के बारे में समझ लिया है, एनोड और कैथोड को समझ लिया है। उसके बाद सक्रिय इलेक्ट्रोड और अक्रिय इलेक्ट्रोड को भी हम अब समझ चुके हैं। ठीक हो गया। बच्चा वहाँ अपचोपचय यानी कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, जैसे आप लास्ट कक्षा में पढ़ चुके हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उन्हें रिडॉक्स अपक्रिया यानी कि अपचोपचय अपक्रिया कहते हैं, जिसे हम निम्न एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हमारा एग्जाम्पल है, जिंक को हम कॉपर सल्फेट विलयन यदि हम डालते हैं तो अधिक सक्रिय होने के कारण क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट से कन्वर्ट होकर जिंक सल्फेट में बदल जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि हम इसका आयनिक फॉर्म लिखते हैं तो CO को C2 पॉजिटिव और Z0 को Z2 पॉजिटिव के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो ये जो अपक्रिया है इन्हें रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये हुआ हमारा अपचोपचय अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया साथ साथ होने लगती है। बच्चों, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी धातु को उसी के बने धातु लवण में डुबाने पर उस इलेक्ट्रोड में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जिससे और जो उसका विभव होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव होता है। इसको मैं इसका प्रोसेस आपको अभी ढंग से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देन आपको फिर समझाता हूँ। किसी धातु को उसके धातु लवण विलयन में डुबाने पर धातु के अपघट्य के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, उसका धातु का इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के जरिए को समझाने जा रहा हूँ। हमने क्या कर रखा है, देखो जिंक धातु को जिंक सल्फेट विलयन में डुबाया है। तो इससे होता क्या है कि यहाँ के जिंक आयन जो हैं विलयन में आ जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और जो जिंक आयन विलयन में होते हैं इसके किनारे एकत्रित हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड किनारे एकत्रित हो जाते हैं, और इस प्रकार इन दोनों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में एक अंतर दिखा देता है, और इस कारण में क्या होता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको डुबोने के बाद कुछ देर पश्चात इस इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है, ऋणात्मक आवेश इसमें रह जाते हैं, और जो जिंक आयन यहाँ से छोड़ के यहाँ गया है इसके चारों ओर एकत्रित हो जा रहे हैं। तो इसके चारों ओर धनात्मक आवेश और इसमें ऋणात्मक आवेश आ जा रहा है। इस प्रकार इस इलेक्ट्रोड में एक विभव स्थापित हो जाता है, इससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई जो हमने इलेक्ट्रोड विभव को रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है ई नॉट, जिसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है, इसमें अंतर सिर्फ यही है कि जो हमारा जिंक सल्फेट का विलयन यानी कोई जो लवण विलयन ले रहे हैं वो 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर का विलयन होना चाहिए। उस 1 मोलर विलयन में यदि हम किसी जिंक धातु को जिंक सल्फेट के 1 मोलर विलयन में यदि जिंक धातु को और कॉपर सल्फेट के 1 मोलर विलयन में यदि कॉपर धातु को हम यदि डुबाएं तो जो उसका इलेक्ट्रोड विभव हमें दिखाई देगा उसे बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके लिए हमें एक और इलेक्ट्रोड विभव बनाना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं स्टैंडर्ड मानक विभव, जैसे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन का लेते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे, यानी कि इसको हम डिटेल में बाद में कहेंगे।
ये चलो अभी बता देता हूँ आपको इसमें, ठीक है ना। अभी हाथों हाथ इसको मैं समझा दे रहा हूँ। मानक इलेक्ट्रॉन विभव तो वो हो गया जिसमें किसी धातु को 1 मोलर विलयन में डुबो के हम प्राप्त करते हैं। ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें भी हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसमें 1m HCl का विलयन होता है और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगी होती है, जिसमें प्लेटिनम प्लेट को प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड किया होता है। इस व्यवस्था को हम इस तरह के कवर में रख लेते हैं। इस तरह के सेटअप में इसको हम लगा लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित करते हैं और इस के बीच में, ठीक है। तो इस अवस्था में जो होता है इस प्रकार इस व्यवस्था में क्या हो जाता है, एक विभव इसमें स्थापित हो जाता है और इसका जो विभव होता है, इस इलेक्ट्रॉन विभव होता है, उसे हम 0 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रॉन विभव से जोड़कर हम उस धातु का, उस पर्टिकुलर धातु क्या करते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करते हैं। ठीक हो गया। तो आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप समझ गए और फिर मानक इलेक्ट्रॉन विभव समझ गए, ठीक है। यानी कि किसी धातु लवण का 1 मोलर विलयन में धातु को डिप करने पर जो संयोजन प्राप्त होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 1 मोलर हाइड्रोजन को 1 एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस के साथ यदि हम क्या करते हैं, एक सेटअप स्थापित करते हैं और इस इलेक्ट्रोड में जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने लगाई है, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो इस इलेक्ट्रोड पर विभव होता है उसको हम 0 मानते हैं। इस 0 विभव को इस मानक इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ने पर उस पर्टिकुलर धातु को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विभव प्राप्त हो जाता है। इसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि धातु के आक्षेपण क्षमता के बढ़ते क्रम में यदि हम उसको विभवों को लिखते हैं तो मानक आक्षेपण विभव। यदि धातुओं के अपचय क्षमता के बढ़ते क्रम में यदि हम उसको एक टेबल बनाते हैं तो मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसमें जो अपचयन विभव है निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाती है, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है ना। परंतु IUPAC सिस्टम जो हमारा है, IUPAC सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अनुसार हम जो लेंगे उसको किसी भी धातु को हम जो अपने जितने भी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे, उसमें मानक अपचयन विभव के क्रम में लिखा हुआ यूज करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP इस रूप में ही इसको लेंगे। किसी भी धातु का अपचयन विभव को हम रिप्रेजेंट करने के लिए मानक अपचयन विभव लेंगे। इसी को प्रेफरेंस दी गई है किताबों में भी और IUPAC के द्वारा दी गई है। तो यदि हमें न्यूमेरिकल में मानक अपचयन विभव दिया हुआ है तो उसको मानक अपचयन विभव में कन्वर्ट कर देंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उसका साइन चेंज कर देंगे तो मानक अपचयन विभव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको देखेंगे और आगे इसको हम यूज करेंगे। मुझे यहाँ पर गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो कैसे वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल काम करते हैं। तो आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देन इसको हम समझते हैं। मुझे यहाँ 2 अलग अलग सेल लिए हैं, जिसमें एक में मैंने जिंक धातु को जिंक सल्फेट विलयन में और कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट में डुबाया है। ये अलग अलग सेल हैं क्योंकि ये अपने आप में अधूरा है, ये भी अपने आप में अधूरा है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तब जाके हमारा एक संपूर्ण सेल बनता है, इसलिए इसे बोलेंगे अर्ध सेल, ठीक है। ये हमारा अर्ध सेल हुआ, ये भी हमारा अर्ध सेल हुआ। और जिसमें आक्षेपण प्रक्रिया होगी आक्षेपण अर्ध सेल बोलेंगे, जिससे अपचयन प्रक्रिया होगी इसमें अपचयन अर्ध सेल कहेंगे। इसको अभी हम देखेंगे कि किसमें आक्षेपण प्रक्रिया हो रही है और किसमें अपचयन प्रक्रिया हो रही है। वैसे अभी आप देख चुके हैं, जब हम कॉपर और जिंक को के आपस में ब्रेक कराते हैं तो जिंक का क्या होता है, आक्षेपण होता है, और कॉपर का क्या होता है, अपचयन होता है। तो उसे आक्षेपण अर्धसेल कहेंगे, वैसे अपचयन अर्धसेल कहेंगे। तो जरूरी नहीं कि जिंक पे आक्षेपण ही हो
और कॉपर पे अपचनी हो, ये निर्भर करेगा कि हमने जिंक के साथ किसको लिया है और कॉपर के साथ किसका हमने संयोजन लिया है। क्योंकि अगर हम कॉपर और जिंक का संयोजन यहाँ पर लेंगे तो जिंक में ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी और कॉपर में अपचन प्रक्रिया होगी। तो यहाँ कॉपर की अर्धसेल को अपचन अर्धसेल और जिंक वाले अर्धसेल को ऑक्सीकरण अर्धसेल कहेंगे। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको डैनियल सेल का आपने नाम सुना होगा, डैनियल सेल। यदि हम दो अर्धसेलों में कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ऐसे सेलों क्या बोलते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। और डैनियल सेल भी एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, तो सारे कॉम्बिनेशन को हम डैनियल सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन को हम डैनियल सेल नहीं कहेंगे। और चूंकि ये हमारा एक जनरल एग्जाम्पल है और यहीं से शुरुआत हुई है, इसलिए इस डैनियल सेल को हम क्या कह लेते हैं, गैल्वेनिक सेल कह लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जिंक को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोने पर क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव आवेश एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार कॉपर सल्फेट में करने पर यहाँ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से पुशअप होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से इस वायर के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ से पास होकर के इस इलेक्ट्रोड में प्रवेश करते हैं। ओके, और इस प्रकार से क्या होता है, एक विस्थापन हमें देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, वोल्टामीटर में है डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है एक इलेक्ट्रॉन के बहने से केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन आरंभ हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक कमी क्या है कि ये थोड़ी देर के लिए होता है। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम एक सेटअप और लगाएंगे जिसे हम साल्ट ब्रिज कहेंगे। आइए अब देखते हैं साल्ट ब्रिज क्या होता है, वो क्या काम करता है। लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज एक यू टाइप की एक नलिका होती है। ठीक है ना, जिसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे KCl ले लें, NaCl ले लें या NaNO3 ले लें, एक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य लेते हैं और एक अगर अगर जेल जो इसके साथ हम इसको ले लेते हैं ताकि इसका जो मूवमेंट है थोड़ा स्लो हो जाए। और यहाँ पर हम अगर जेल के साथ हम इन इलेक्ट्रोलाइटों को भर देते हैं। इससे हमने अगर जेल के साथ KCl भर दिया है अभी, और यहाँ पर कॉटन के से क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं ताकि एकदम ना गिरे, है ना। तो कॉटन से इसको रोक लेते हैं और इस सेटअप को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट ब्रिज लगा दिया है अगर जेल के साथ और नीचे कॉटन लगा दिया। अब हमारा सर्किट पूरा हो गया है। अब ये क्या करता है, देखिए ये शॉर्ट ब्रिज का काम क्या है। तो पहले शॉर्ट ब्रिज के काम को शॉर्ट ब्रिज का क्या काम होता है क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में इसका फंक्शन क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। शॉर्ट ब्रिज का कार्य नंबर 1 विद्युत परिपथ को पूर्ण कर, इससे विद्युत परिपथ पूर्ण होता है और यह दोनों अर्धसेल के विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इसका ये फंक्शन है। इसको हम समझते हैं कैसे इसको विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो यहाँ जिंक आयन की क्या हो जाती है, विलयन में जिंक आयन की अधिकता हो जाती है। और इसी प्रकार यहाँ पर सल्फेट आयन क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यहाँ पॉजिटिव आवेश में जिंक में धनावेश है, उसकी अधिकता हो जा रही है। यहाँ पर निगेटिव है सल्फेट आयन की, उसकी अधिकता इस विलयन में हो जाती है। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो इसका ऋणायन है, जो विद्युत अपघट्य हमने इसमें लिया है, जिससे हमने KCl लिया है, सपोज KCl लिया है, तो यहाँ से क्लोरीन आयन नेगेटिव आयन यहाँ से जाएगा और यहाँ में जो एक्सेस जो हमारे हुए हैं जिंक आयन, उनसे अपक्रिया करके उनको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर सल्फेट आयन है, इस यहाँ से पॉजिटिव के पॉजिटिव आयन आएंगे और इन सल्फेट आयन क्या करेंगे,
उदासीन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार में एक उदासीनता बनी रहेगी, जो मतलब स्थिति पहले थी उस स्थिति को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, और एक लगातार यहाँ पर हमारी विद्युत धारा हमारी बहती रहती है, और इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा लवण सेतु का इम्पोर्टेंट वर्क फंक्शन है। और जो हमारा लवण सेतु है, इस लवण सेतु की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसको भी हम समझ लेते हैं। इस लवण सेतु की क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला है धनायन और ऋणायन की गति लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा है आयनों की रासायनिक रूप से सेल के आयनों से अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तीसरा है आयन रासायनिक रूप से परिवर्तन में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। ये लवण सेतु के आयन की बात कर रहे हैं, तो लवण सेतु क्वालिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए, तो वो लवण सेतु प्रॉपर रूप से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कार्य करेगा। बच्चों, हम अब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी सेल को लिखने का तरीका हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेल लिखने के लिए हम इसका जो शार्ट ब्रिज है, शार्ट ब्रिज को हम 2 खड़ी लाइनों से हम शार्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। उस शार्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोड अर्ध सेल को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में कैथोड अर्ध सेल को लिखते हैं। ठीक है, और शार्ट ब्रिज यदि हम बी से रिप्रेजेंट करें तो इसको याद करने के लिए ABC आप याद आसानी से कर सकते हैं। A फॉर एनोड हाफ सेल, B फॉर शार्ट ब्रिज, एंड C फॉर कैथोड हाफ सेल। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक सिंगल लाइन जो होती है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन जो होती है, ये फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जिंक हमारा क्या है, सॉलिड है, और जिंक सल्फेट क्या है हमारा, ये लिक्विड है, एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं फेज बाउंड्री। तो यहाँ पर सेल को यदि हमारे पास आ गया कोई सेल, हमारा ये हाफ सेल है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाला जो हमारा हाफ सेल है, डेनियल सेल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एनोड यानी क्या होगा, जिंक ऑब्लिक जिंक सल्फेट। ठीक है, ये हमारा शार्ट ब्रिज आ गया, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले जिंक लिखेंगे, फिर जिंक सल्फेट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको कॉपर सल्फेट ऑब्लिक कॉपर, और एस फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस जेली विलियन, AQ ले लेते हैं। ये इसको साफ साफ लिख दे रहा हूँ जरा मैं, और जिंक सल्फेट ऑब्लिक कॉपर सल्फेट AQ और कॉपर, इसको भी AQ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसको याद करने के लिए एक और हम टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लोन। ये लोन हम यूज करेंगे। लोन मीन्स लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ये A हमें एनोड रिप्रेजेंट करता है, और ये जो होता है निगेटिव टर्मिनल यूज करता है, निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल हमारा यूज होता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है और निगेटिव टर्मिनल है। तो हम जो ABC हम यूज कर रहे हैं, ये एनोड है, समझ आ रहा है, ये वही एनोड, सेम चीज़ आ गई। तो इन दोनों का प्रयोग करते हुए आप आराम से, और सेल रिप्रेजेंटेशन तरीका जो आपने समझ रखा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सेल रिप्रेजेंट करेंगे और इनको समझेंगे, और जितनी भी समस्याएं इनमें आएंगी उनको आप
पूरा करेंगे। और इसको हम ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन से भी याद कर सकते हैं। तो ई सेल का विभव हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें? क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकते हैं, नंबर 1 एनोड पर होने वाली अपक्रिया, नंबर 2 कैथोड पर होने वाली अपक्रिया, नंबर 3 सेल अपक्रिया, नंबर 4 आपसे पूछ सकते हैं सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का विभवांतर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नंबर 5 इसमें आपसे पूछा जा सकता है और सेल का ई नोड पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपसे डेल्टा जी नोट डेल्टा जी, ठीक है ना, सेल स्थिरांक क्या कहते हैं, अपक्रिया हो रही है, अपक्रिया का क्या बोलते हैं, अपक्रिया साम्य स्थिरांक इसके हम बाद में बात करेंगे। साम्य स्थिरांक की से क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज़ें से पूछी जा सकती हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ऊपर इतनी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं, इनको आप देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सम में भी करेंगे, उनसे आप इनका समाधान कर पाएंगे। ठीक है, इनको भी अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, कहाँ पर कैसे हम इसको निकालते हैं, नस इक्वेशन की सहायता से हम इसको कैलकुलेट करेंगे नीचे जो है। और ये तो हमें अभी तक जो हमने दिया हुआ है वहाँ से आ गया। अब जो सेल रिएक्शन, जो यहाँ पर सेल अपक्रिया है, सेल अपक्रिया में 2 अर्ध सेल अपक्रियाओं को जोड़ देते हैं। जैसे 2 अर्ध सेल अपक्रिया को कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे एनोड पर होने वाली अपक्रिया हमारी ये है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2E, और कैथोड ये एनोड पर होने वाली अपक्रिया है, कैथोड पर होने वाली अपक्रिया है C2 पॉजिटिव प्लस 2 इक्वल टू Cu, दोनों कैंसिल आउट होंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जैसे बराबर होगी हम कैंसिल आउट करेंगे, और जोड़ने के बाद जो ऊपर सेल अपक्रिया आएगी वो हमारी ये है। बहुत आसान है, और ध्यान इस बात का रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस वीडियो में हम 3 सेल के बारे में लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 गैल्वेनिक सेल, जिसे हम पढ़े हैं, ठीक है ना, वोल्टाइक सेल ही बोलते हैं, डैनियल सेल ही बोल रहे हैं जनरल वे में हम इसको। और एक और विद्युत अपघटनीय सेल हम देख रहे हैं क्या होता है, और उत्क्रमणीय सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनको हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन करते हैं, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, केमिकल चेंजेज करते हैं। जबकि रिवर्जिबल सेल में किसी प्रकार का कोई इंटर चेंज हम नहीं देख पाते। इसमें डेल्टा जी निगेटिव होती है, जबकि इसमें डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। इसमें पावर का कंजम्पशन होता है विद्युत अपघटनीय सेल में, और जबकि गैल्वेनिक सेल में पावर रिड्यूस होती है। डेल्टा जी का मान इसमें निगेटिव है, डेल्टा जी का मान इसमें पॉजिटिव है। इसमें पावर प्रोड्यूस होती है, जबकि इसमें पावर का कंजम्पशन हो रहा है। इसमें नेगेटिव टर्मिनल एनोड है, जबकि इसमें नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। बाकी आप घर में डायग्राम देख करके बुक्स में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या इलेक्ट्रोलिसिस सेल को, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल, इनको देखेंगे और इनको आप समझेंगे, जो नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे।